अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे दो कहानियां शेयर कर रहे हैं। इन दोनों कहानियों का ताल्लुक औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड से है। हमें इस जगह की कुछ मुख्तलिफ कहानियां मौसूल हुई हैं। जहां बहुत से लोग हमारी कहानियों को पसंद करते हैं, वहां अक्सर लोग हमसे कहानी की क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से वॉइस मैसेज शेयर किया जाए। हम अपने चैनल पर सच्ची कहानियों को कहानी की अंदाज में तरतीब देते हैं ताकि लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ये हमारा अंदाज है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। आज मैं आप दोस्तों से औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड का इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं, जो हॉरर तो है ही, नौमान की वॉइस में मुझे दिलचस्प भी लगा। मेरा ख्याल है इसको इसी तरह आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो भी इसी जगह की एक रियल स्टोरी है। आइए पहले कहानी को नौमान की आवाज में सुनते हैं। औरंगी टाउन में जर्मनी ग्राउंड एक नामी ग्रामी जगह है, हॉन्टेड प्लेस के हिसाब से। वहां उस रोड पे आए दिन एक्सीडेंट के मामलात लगे रहते हैं। आए दिन कभी गाड़ी स्लिप हो जाना, कभी गाड़ी किसी दीवार में हिट हो जाना, कभी रक्षा पलट जाना। ये हफ्ते में 2 दिन के मामलात हैं। आज तक भी एक जमाने से वो जगह बंद पड़ी हुई है। जर्मनी के दौर का वो कॉलेज बना हुआ है, बिल्कुल रोड की जगह है वो, और रोड के बिल्कुल बैक साइड में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहां अक्सर लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं। क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए वो जगह आबाद हो गई। रात में बहुत कम ही लोग गुजर करते हैं, और जो पुलिस वाले हो गए, रेंजर्स वाले हो गए, ड्यूटी के लिए खड़े होते हैं रात में, मोबाइल खड़ी होती है, उनके साथ भी कोई ना कोई वाकयात लगे रहते हैं। जैसे उनकी खुद की गाड़ी बंद हो जाना, एक न्यू डार्सन, और चलते हुए बंद हो जाए वो स्टार्ट ना हो, सोचने वाली बात है। इस तरह के मामला आए दिन उस रोड पे लगे रहते हैं। तो ये भी पुरानी बात है, पुरानी सुमरत, तकरीबन 4 साल से ज्यादा होने को आ गए। हमारा कोई गुजर हो रहा वहां से रात के 3-4 बजे के दरम्यान। औरंगी की शादियां अक्सर लेट हो जाती हैं, और बिल्कुल जर्मनी ग्राउंड के अपोजिट बहुत सारे हॉल है, शादी हॉल बने हुए। उस शादी हॉल में मतलब औरंगी की आवाम तो ज्यादातर वही शादी करती है, तो हमारे भी जैसे कि आना जाना लगे रहता है। तो रिसेंटली हम किसी रिलेटिव की शादी से फ्री होकर आ रहे थे। जब घर की शादी है तो बंदा देर सवेर हो ही जाती है, तो भाई खाना पहुंचाओ, ये करो वो करो, 10 तरह के काम होते हैं। अब वो टाइम हो गया कोई रात का 4 कि हम शादी के काम निपटा कर, जो अपने घर के मामला होते हैं मतलब निपटा कर, हम चाय पीने के लिए बैठ गए उसी हॉल के करीब। हॉल से करीब हम निकलते हैं, तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा। अब उस रोड से हम आ रहे हैं, मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों बाइक पे बैठे हुए। असल उस रोड पे मतलब मैं आपको बताऊं आमिर भाई, तो उस रोड पे मामला लगे ही रहते हैं। हम लोगों ने कभी नोट ही नहीं किया, क्योंकि हमारी पैदाइश और हमने एक वक्त गुजारा, तो हमें चीजों का ना डर अब नहीं रहता। अब मैं आ रहा हूं, तकरीबन वो रोड 1 किलोमीटर का रोड होगा। 1 किलोमीटर के रोड पे अगर आपको 3:30 बजे रात में भी कोई दिखता है तो आपको क्लियर दिखेगा। क्लियर से मुराद चेहरा नहीं दिखेगा, मतलब एक आपको हुलिया दिखेगा कि हाँ कोई बंदा सामने से आ रहा है। अब जैसे कि हम जाने वाले रोड पर हैं, रोड हमारा वो स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्त की नजर पड़ती, दोस्त बोलता है कि देख सामने तो शायद कोई आ रहा है। इतने 3:30 बजे रात में कौन पागल पैदल घूम रहा होगा। अब हमारी गाड़ी बाइक पे, हम 2 लड़के हैं, हम लोग स्लो स्लो जा रहे हैं घर की तरफ। अब वो जैसी कॉर्नर हमारा स्टार्ट होता है तो हमारी बाइक की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब बिल्कुल अपोजिट रोड पर कॉर्नर की साइड एक बंदा हमें भागता हुआ दिख रहा है। अब भागता हुआ बिल्कुल एक अजीब अंदाज से। अब जब हमने दूर से देखा तो शायद हमें लगा कि फील हुआ कि वो चलते हुए आ रहा है। तब वो चलते हुए आ रहा है, बड़े अजीब अंदाज से चलते हुए आ रहा है। एक मलंग लोग जो चलते हैं रोड पे, उसने सिर्फ कमीज पहनी थी, उसके बाल बड़े चेहरे की तरफ आए हुए। अब हमने उसको दूर से आंख छोटी करके, जो बोलते हैं ना फोकस करके देखना, हमने उसको वो कर देखा तो बज़ाहिर हमें वो चेहरा नहीं नजर आ रहा। हमने बोला अब्बा कोई सीन है, देख लो करना क्या है। दोस्त बोला बैठा है देख लेंगे। हमारी बाइक चल रही है, हमारी बाइक का पिकअप टूट गया। जो रोड 1 किलोमीटर का है वो रोड हमें गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। अब वो बंदा जैसे कि हम जा रहे हैं आगे की तरफ और वो आ रहा है सामने से,
ظاہر سی بات ہے جب ہمارا کراس ہو جائے گا اس بندے سے تو وہ آگے کی طرف چلے جائے گا, ہم اپنے راستے کی طرف چلے جائیں گے. اب ہماری بائک بھی سلو ہو گئی تو ایکسیلیٹر بھی دے رہا لیکن ہماری بائک نہیں بھاگ رہی. اب وہ بھی بندہ بڑے عجیب انداز سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا اور ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف. اب بھاگتے بھاگتے ہماری بائک بالکل ایک رو میں آ گئی, جیسے کہ ہم جانے والے روڈ پر ہیں اور وہ بندہ ہمارے اپوزٹ روڈ پر ہے. اب اپوزٹ روڈ پہ جب ہماری بائک کراس ہو رہی نا تو وہ بندہ ہے ڈائریکشن اس کا روڈ کی طرف, اب وہ بھاگ رہا ہے الٹا. اور آپ مذاق سمجھیں گے کہ اس بندے کی اسپیڈ ہمارے بائک کے مطابق ہے, جتنی ہماری بائک اسپیڈ میں بھاگ رہی وہی اسپیڈ اس کی بھی ہے. وہ اپوزٹ روڈ پہ ہماری بائک کے بالکل رو میں سیدھے بھاگ رہا ہے. اب دوست بولا کہ اب کیا کرنا ہے, میں نے بولا بھگا جتنی جلدی بھگا سکتا ہے. اب بائک بھی نہیں بھاگ رہی نہ اس بندے کی اسپیڈ کم ہو رہی. اب وہ 1 کلومیٹر کا روڈ ہم لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ شاید پتہ نہیں کہ ہم لوگ کوئی ریس لگانے کے لیے نکلے ہوئے, وہ روڈ ختم نہیں ہو. واللہ بھائی جو صورت یاد ہے وہ پڑھ. اب اس وقت ذہن میں صرف آیت الکرسی ذہن میں آئی. اب آیت الکرسی باواز بلند پڑھنا, میں بھی باواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا. اب وہ روڈ بالکل ہم سینٹر پہنچ گئے, کہ روڈ کا کنارہ بھی لگ گیا, ہم سینٹر سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. آگے بڑھنے کے بعد وہ بندے کی اسپیڈ ہمارے ساتھ آتی ہے, ہماری ایسی پیسی ہوئی تھی. وہ بولا واللہ علم یار کیا چیز ہے, منہ اس کا روڈ کی طرف بھاگ رہا ہے ہماری بائک کی اسپیڈ کی طرف, وہ بھی اپوزٹ بھاگنا ایک آسان بات نہیں ہے. جیسے کہ کیجولی آپ بھاگیں گے آپ 4 قدم پہ گر جاؤ گے. وہ روڈ کسی طریقے سے ہمارا اللہ اللہ کر کے گزر ہوا, وہ روڈ کا کارنر لگا, اس کے بعد آٹومیٹکلی بائک نے اسپیڈ پکڑا. اسپیڈ پہ نکلنے کے بعد ہم ایک کارنر پہ پہنچتے ہیں اور اکثر و بیشتر بھائی دکانیں رات تک کھلی رہتی ہیں. اب ہم روڈ کے وہاں کھڑے ہو کے سگریٹ پینے کے لیے کھڑے ہوا ہے. وہ مجھے بول رہا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, میں نے بولا پاگل ہو گیا, اب جا کے کون دیکھے گا واپس. تو پھر ہم لوگ ایسے ہی کھڑے ہو کے کیجولی بات کر رہے تھے تو دکاندار بولا کیا ہوا. میں نے بولا یار, دکاندار بھی دور کا سلام دو والا کہہ لے, جیسے کہ اکثر جس دکان سے لینا دینا چیز کا رہتا ہے تو وہ دکاندار بھی پہچان جاتے ہیں ہمیں. اب ہم نے بتایا کہ بھائی عمر بھائی ایسا ایسا سین ہو گیا, ہم لوگ ابھی آ رہے تھے تو ایسا ایسا معاملہ ہوا کہ نا ایک بندہ ہمارے ساتھی ٹکرایا ہے. اب وہ بڑا عجیب ڈائریکشن میں چل رہا ہے, بھاگ رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ لگا پاگل بھی ہوتا تو مطلب پاگل کوئی ایک ہی صفت میں تو نہیں چل سکتا. اب وہ بولے کہ یار چلو خیر ہوتی ہے, تم لوگ تو یہیں کیوں, تم لوگوں کو پتا ہے. میں بولا لیکن یار اللہ نے بڑی بچت کری کہ خیریت سے پہلی بار ہمارا وہ گزر ہو گیا. اور آج بھی مطلب دیکھیں میں اس وقت اپنے گھر سے باہر ہوں اور دور دراز سفر ہم لوگ لیٹ نائٹ کرتے رہتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ میں بڑے لگے رہتے ہیں, کبھی کچھ ہو جانا کبھی کچھ ہو جانا. جزاک اللہ. دوستو آپ نے نعمان کا وائس میسج سنا. آئیے آج کی دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں. میرا نام وقاص ہے, میں گلشن حدید کا رہائشی ہوں. پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں. روز و شب اتنے مصروف گزرتے کہ فیملی کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. والد کا تو انتقال بہت پہلے ہی ہو گیا تھا. والدہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی. سب بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا. امی کو مجھ سے پیار بھی بہت تھا, اسی لیے وہ میرے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھی. بہت چیزوں کا احساس مجھے ان کی اچانک موت کے بعد ہوا. وہ بہت اچانک ہماری زندگی سے چلی گئی. اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں لیٹ نائٹ گھر آتا تو امی کمرے سے ضرور جھانکتی تھی, کیونکہ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کمرے کا پہلا دروازہ امی کا ہی تھا. یا تو وہ لائٹ جلا کر پوچھتی کون ہے, یا کھڑکی کھول دیتی, یا پردہ ہٹاتی. مجھے دیکھ کر بس وہ مطمئن ہو جاتی تھی اور سو جاتی تھی. ان کے جانے کے بعد مجھے بہت سی چیزوں کا احساس ہوا اور مجھے شدید دکھ تھا کہ میں ان کو اس طرح وقت نہیں دے پایا جس طرح دینا چاہیے تھا. یہ احساس روز میرے دل میں شدید ہوتا جا رہا تھا. میری والدہ کا انتقال 2001 میں ہوا. ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد اورنگی ٹاؤن سے امی کے کزن بدر ماموں اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور بہت اصرار سے آنے کا کہا. امی کو یاد کر کے روئے بھی. میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں
जरूर आऊंगा। दरअसल अम्मी अपनी जिंदगी में भी उनके घर जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पाया और फिर अम्मी की जिंदगी ने मोहलत न दी। मैं लाशऊरी तौर पर तलाफी करना चाह रहा था। मैं नहीं जानता था इस शादी में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। कार्ड निकालकर देखा तो बुध की शादी थी। अगला दिन भी वर्किंग डे था। बेगम ने तो मना कर दिया, बच्चों का स्कूल है। फिर मैंने यही सोचा, मैं दफ्तर से वैसे ही लेट फारिग होता हूं, मैं वहीं से सीधा शादी में चला जाऊंगा। और बुध वाले दिन मैं घर से तैयार होकर बेगम को कहकर निकल गया। रोज की तरह काम निपटाते 10 तो मुझे ऑफिस में ही बज गए। मैंने मामू को फोन किया। उन्होंने तसल्ली दी, बेटा आराम से आओ, बारात लेट है। मैं जानता था मुझे कम से कम भी वहां पहुंचने में घंटा तो लग ही जाएगा। रास्ते में ट्रैफिक भी होता है। 11:15 बजे मैं बारात के साथ ही हाल के दरवाजे पर पहुंचा और बारातियों के साथ ही अंदर दाखिल हुआ। बहुत से दूर करीब के रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, निकाह हुआ और खाना लगाते लगाते 1:15 बज गया। खाना तो मैं वैसे ही खा चुका था। मैंने एक दफा मामू से इजाजत लेना भी चाही, लेकिन वो खफा होने लगे। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। 2 बजे के करीब मैं वापसी के लिए निकलने लगा तो बेगम को भी फोन करके बता दिया। मैं बहुत सालों बाद औरंगी टाउन आया था। अतराफ का इलाका अब पहले से काफी बदल चुका था। गाड़ी में बैठकर पहले तो मैंने एसी ऑन किया और म्यूजिक लगा दिया। अब मैं जर्मन ग्राउंड की तरफ मुड़ा। शादी हाल को क्रॉस करके मैं जब इस रोड पर आया तो यहां मुझे कुछ अजीब लगा। उस तरफ तो फिर भी रात के इस पहर रौनक थी, जबकि यहां लग रहा था वाकई रात के 2 बज चुके हैं। मैंने कौन सा यहां रुकना था, बस गाड़ी भगाकर निकल जाना था। गैर इरादी तौर पर मैंने म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी। मुझे तो बस अब घर पहुंचने की जल्दी थी। रोड खाली था तो मैंने स्पीड को भी बढ़ाना चाहा, लेकिन मुझे उसी पल एहसास हुआ जैसे मेरी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है। बाकायदा जैसे किसी चीज पर गाड़ी चढ़ गई है। लेकिन मेरी नजर तो रोड पर थी और रोड बिल्कुल खाली था। कुछ नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले तो मैंने सोचा गाड़ी रोक दूं, लेकिन मैं रात के इस पहर यहां रुकना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे चाहने से क्या होना था। मैंने गाड़ी को स्पीड देकर बढ़ाना चाहा। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, फिर झटका खाकर बंद हो गई। इस रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। मेरी गाड़ी बंद हो चुकी थी और रात के 2 बजे की वो सुनसान खामोशी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने बोनट खोलकर गाड़ी चेक की, लेकिन मुझे कुछ भी गैर मामूली नजर न आया। इंजन बिल्कुल सही लग रहा था। मैं हैरान था कि आखिर मसला क्या है। जैसे ही मैं वापस गाड़ी में आकर बैठा, एक अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। गाड़ी के अंदर अजीब सी बू महसूस होने लगी, जो कि पहले नहीं थी, जैसे पुरानी और बंद जगहों से आती है। मैंने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए, दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी ने फिर झटका खाकर स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। कुछ लम्हे गुजरे ही थे कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज जमीन पर नहीं, बल्कि
पत्थरों पर चलने जैसी थी, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। मैंने फौरन बैक मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नजर न आया। दिल ही दिल में दुआएं पढ़ते हुए मैंने हिम्मत की और गाड़ी से बाहर निकला। आसपास कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ये शायद माहौल और उस सुनसान जगह का असर था कि मुझ पर अनदेखा खौफ तारी हो रहा था। अचानक मुझे ग्राउंड के उस तरफ रोड पर मटियाले से सफेद लिबास में एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो शायद कोई भिखारन थी जो हाथ फैलाए मदद मांग रही थी। रात के इस पहर यहां पर ऐसे किसी का खड़ा होना अचंभे की बात थी। उसी वक्त एक गाड़ी करीब से गुजरी और मैंने उसको रुकने का इशारा किया। मेरा ध्यान उस औरत पर से हट गया। गाड़ी में एक दरमियानी उम्र के शख्स थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरी हालत देखी तो कहा, भाई, यहां रात के वक्त गाड़ी खराब हो जाए तो ज्यादा देर मत रुको। ये जगह ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे किसी महफूज जगह तक छोड़ देता हूं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं इस तरह अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता था। दिमाग में यही ख्याल आया कि मामू को फोन करूं, वो किसी को भेज देंगे। मैंने शीशे चढ़ा दिए। बस मुझे लगा इस तरह करने से मैं कुछ महफूज हो जाऊंगा, और जेब से टटोल कर फोन निकाला और मामू को कॉल मिलाने लगा। मैंने उनको बताया, मामू, मैं यहां फंस गया हूं। अभी मैं उनको बता ही रहा था, मेरी नजर सामने पड़ी। वो औरत जो रोड के दूसरी तरफ थी और काफी फासले पर खड़ी थी, अब वो मेरी गाड़ी के ऐन सामने थोड़े फासले पर खड़ी थी। उसने उसी तरह मदद के लिए हाथ फैलाए हुए थे। मैं मामू को अगली बात बोलना भूल गया। वो कब उस रोड से इधर आ गई पता ही ना चला। दूसरी तरफ मामू ये सुनकर परेशान हो गए कि मैं जर्मन ग्राउंड वाले रोड पर हूं। उन्होंने मुझसे बस यही कहा, बेटा, गाड़ी से ना निकलना, मैं आ रहा हूं। अचानक बराबर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी। मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। वो कोई सुजुकी वाला था। मेरी तरह ही गाने चलाए पास से गुजरा। मुझसे कुछ आगे जाकर उसने जोरदार ब्रेक लगाए, जैसे उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया। मैं गाड़ी में बैठा देख रहा था, लेकिन उतरा नहीं। उसको देखने के चक्कर में वो औरत फिर उस जगह से गायब हो चुकी थी जहां वो खड़ी थी। मुझे लग रहा था सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। वो सुजुकी वाला उतरा और उतरकर अपनी गाड़ी के नीचे झांक कर देखने लगा। मैं सही समझा, उसके साथ भी यही हुआ था जो मेरे साथ हुआ। यह मंजर देखते हुए मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, और हैरत अंगेज तौर पर अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने वहां से निकलने में आफियत समझी। मैं मामू का इंतजार किए बगैर वहां से निकल गया और सीधा रास्ता पकड़कर जो मैंने गाड़ी भगाई, मामू को रास्ते से कॉल करके बता दिया। वो बहुत फिक्रमंद हो रहे थे, लेकिन उनको तसल्ली देकर फोन रखा। मुझे अपने कंधे बहुत बोझल महसूस हो रहे थे। मैंने जितनी सूरतें याद थी पढ़ना शुरू कर दी। मैं ही जानता हूं कि मैं उस रात अपने घर कैसे पहुंचा। बेगम की कॉल नहीं आई। उसको पता था मैं लेट आऊंगा। वो बेफिक्र होकर सो गई होगी, वरना मैं तो किसी की कॉल भी उठाने के पोजीशन में नहीं था। घर पहुंचा, जैसे ही मेन इंटरेस्ट से दाखिल हुआ, उसी तरह अम्मी के कमरे की लाइट ऑन हो गई और पर्दा हिला। मेरा तो दिल धक से रह गया।
میں दिल पर हाथ रखे लाउंज के सोफे पर ही ढेर हो गया। अम्मी के कमरे से अचानक मेरी बेगम निकल कर आई। मेरी हालत देखकर वो भागकर पानी लाई। वो बेचारी मेरे इंतजार में अम्मी की तरह बैठी थी। अम्मी भी यही करती थी, कभी भी कॉल नहीं करती थी, बस रास्ता देखती थी। उसने भी यही किया, लेकिन आज मुझे अपनी बेगम की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने उसको कह भी दिया, आइंदा इस तरह मेरा इंतजार न करना। अब उसको क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं उसको बताना भी नहीं चाह रहा था। दूसरे दिन ऑफिस गया तो अपने कुलीग से जिक्र किया कि मेरे साथ ये हुआ था। कुछ लोगों ने बताया वो जगह सही नहीं है, वहां तो आए दिन वाकयात होते रहते हैं। मुझे तो उस जगह के बारे में पता ही नहीं था। मामू का भी खैर खैरियत के लिए फोन आया। सब सुनकर उन्होंने भी बताया, जर्मन ग्राउंड के इस हिस्से में कई लोग रात में अजीब वाकयात का सामना कर चुके हैं। एक बार किसी ने यहां एक औरत को देखा जो मदद मांग रही थी, लेकिन जब गाड़ी रोकने लगे तो वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं जान गया था कि कल रात जो भी हुआ वो मामूल का वाकया नहीं था। दोस्तों, ये थी वक्कास की कहानी। क्या आपके साथ कोई ऐसा गैर मामूली वाकया पेश आया है? अगर आप भी हमसे कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।